हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। वो है कार्ब एनायन। ओके, कार्ब एनायन यहाँ पे जो होता है उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ओके, इस तरह से। तो अगर पहले कहे तो कार्ब एनायन का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कार्ब एनायन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ का इस सेंट्रल कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट। और इस सेंट्रल एटम पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि कार्ब एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्ब एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, अब जो कार्ब एनायंस होते हैं, कार्ब एनायंस में बेसिकली ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वो sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल कार्बन एटम का, वो sp3 होता है बेसिकली। ओके, पर यहाँ पे sp3 होने के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो कार्ब एनायन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उस वजह से इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल टाइप का होगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ही अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर होती है। जैसे अमोनिया में इनवर्स अम्ब्रेला की तरह फ्लिप करता है अमोनिया की स्ट्रक्चर, वैसे ही कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर भी फ्लिप करती है। और फ्लिप करने के दौरान जो है यहाँ पर कार्ब एनायन, फ्लिप नहीं कहेंगे इसे पूरी तरह से, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये मान लो आपको ये आपका कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे क्या 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट लिखूं तो यहाँ पर है 3 तो सिग्मा बॉन्ड है कार्ब एनायन में, राइट। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, और एक जो है वो नेगेटिव चार्ज है जो हमने लिख दिया, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, और उस टाइम पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। पर ये क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन या इसकी ज्योमेट्री जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जब फ्लक्चुएशन होता है इसमें, तो ये एक टाइम पे टेट्राहेड्रल ना होकर के, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना होकर के इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता है, अमोनिया की स्ट्रक्चर वैसे तो टेट्राहेड्रल होती है, ज्योमेट्री, पर उसमें भी जो है इन्वर्जन होता है, तो इनवर्स अम्ब्रेला वहां पे भी बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है ये इस पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर था ही, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पूरे जो तीनों आर ग्रुप है ये एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन में है। यहाँ पे लोन पेयर ऊपर की तरफ है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये नीचे की तरफ है, इस पे माइनस चार्ज है सेंट्रल कार्बन एटम पर, ठीक है। ये क्या होता है, आपस में इक्विलिब्रियम में होता है। इधर जो है वापस से ये होती रहती है फ्लक्चुएशन, यहाँ पे ये बन जाता है अगेन आर आर आर, ये, ठीक है। बिल्कुल क्या है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी हमारी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होगा, इसका भी होगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर, इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, इसका भी ज्योमेट्री होगा टेट्रा। बिल्कुल NH3 में जिस तरह से इनवर्स अम्ब्रेला वाला कंसेप्ट आता है वो यहाँ कार्ब एनायन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे जो पायरामिडल स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है, तो अब इनके बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो 109.5 डिग्री का एंगल होता है। एक RR या फिर इस लोन पेयर के बीच में जो भी एंगल होता है वो कितना होता है? वो बंद कोण जो है हमारा 109.5 डिग्री होता है। ओके, अब देखो आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो हो गया था बेसिक इंट्रोडक्शन कार्ब एनायन का, कि कार्ब एनायन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ये इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कार्ब एनायन होता क्या है। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं कार्ब एनायन। तो यहाँ बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कार्ब एनायन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी और थर्ड है यहाँ पे टर्शरी कार्ब एनायन। ओके, अब पॉइंट 1 लेते हैं यहाँ पे हम प्राइमरी टाइप के, और या फिर इसे 1 डिग्री कार्ब एनायंस भी कहते हैं। तो 1 डिग्री कार्ब एनायन में क्या है? मिथाइल कार्ब एनायन जो है वो 1 डिग्री कार्ब एनायन होता है। यहाँ पे इथाइल जो कार्ब एनायन है वो भी क्या है? 1 डिग्री कार्ब एनायन है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली वापस से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये प्रोपाइल वाला कार्ब एनायन है, वो भी क्या है? प्रोपाइल वाला कार्ब एनायन भी हमारा प्राइमरी या 1 डिग्री कार्ब एनायन की कैटेगरी में आता है, राइट? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अटैच, भले ये पूरी चेन है पर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जिस पर माइनस चार्ज है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये भी हमारा जो क्या है? प्राइमरी या 1 डिग्री कार्ब एनायन है। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। ओके, सेकेंडरी कार्ब एनायन या फिर 2 डिग्री कार्ब एनायन सिंपल है कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो आगे 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्ब एनायन कहलाता है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे माइनस चार्ज है और ये आगे 2 डायरेक्टली जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कार्ब एनायन। ओके, इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल नाम होता है इसका। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी ब्यूटाइल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, और ये जो कार्ब एनायन है तो ये ब्यूटाइल कार्ब एनायन है यहाँ पे, पर ये कैसा है? ये भी सेकेंडरी है। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी क्या कहते हैं? कार्ब एनायन है। ओके, अगेन यहाँ पे जो सेकेंडरी एमाइल ग्रुप है वो भी क्या है? यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है सेकेंडरी एमाइल, वो भी सेकेंडरी कार्ब एनायन का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टर्शरी या 3 डिग्री कार्ब एनायन। इजी है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा टर्शरी कार्ब एनायन कहलाएगा, और इसे जो हम नाम देंगे वो है टर्शरी ब्यूटाइल। नॉर्मली ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल है, पर कार्ब एनायन बना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम इसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन है। अगेन ये एमाइल ग्रुप ही है, पर यहाँ पे जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे जो है 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है? टर्शरी टाइप का कार्ब एनायन। ओके, तो ये तो थे कि कितने टाइप के कार्ब एनायन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, कि कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किस मेथड के द्वारा हो सकता है। तो पहला मेथड है यहाँ पे बाय रिमूवल ऑफ 1 एटम और ग्रुप फ्रॉम कार्बन। कार्बन से किसी एक एटम या ग्रुप के रिमूवल द्वारा हम कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, यह है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन मैंने किसी वाइग रिएजेंट के साथ कराई है। ठीक है, अब क्या होता है
यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके निकल जाता है। कोई सॉरी हैलाइड नहीं कहूंगी मैं, ये कोई एक्स ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं पूरी तरीके से, और ये रिएक्ट कर देता है एक्स वाई के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि कार्बन पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये आगे एक्स वाई के साथ रिएक्ट करके एक्स वाई का फॉर्मेशन कर देता है। तो हमारे पॉइंट में क्या है कि रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम कार्बन। तो इस कार्बन पर जो ये एक एटम या ग्रुप लगा हुआ था, इसको रिमूव करके हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए अगर, तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एसिटेट ग्रुप है, एल्काइल चेन पे लगा हुआ। ओके, अब क्या होता है, मैं क्या करूं, इधर से ये माइनस चार्ज को इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी थोड़ी रिलीज करनी है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इस आर ग्रुप पे, एल्किल ग्रुप पे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। यहां से क्या होगी, ये इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। मतलब ये क्या है, हमारा CO2। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है, और इस एल्काइल चेन पर माइनस चार्ज आ जाता है। मतलब ये क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से एक CO2 रिलीज हो गई। ओके, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले हम, तो उसमें देखते हैं हम ट्राइटिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक हमारा टर्शरी क्लोरोहेलाइड है, क्लोरो एल्काइल ग्रुप है, जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं ट्रिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है NaHG के साथ करवाते हैं। तो NaHG के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके क्लोराइड तो क्या करता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे बन क्या जाता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, पर क्योंकि हमारे मिक्सचर में अब सोडियम है, तो ये इस फॉर्म में भी रहता है, पर बना क्या है, आयंस की फॉर्म में रहेगा, बना हुआ तो क्या है, कार्ब एनायन, ठीक है। चलो, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि किसी ग्रुप या एटम को रिमूव, यहाँ तो क्या किया हमने, पूरा का पूरा ग्रुप ही रिमूव कर दिया। यहाँ क्या किया, सिर्फ एक एटम को रिमूव किया है, क्लोराइड एटम को, तो ठीक है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज आया और कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। सेकेंड जो मेथड है वो है कि बेस का यूज करके प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन द्वारा, प्रोटॉन के हरण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल किस तरह से करेंगे। ये हमने लिया है एक एल्डिहाइड, ओके, उसकी रिएक्शन करवाई है किसी बेस के साथ, ये NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है। तो ये बेस क्या करता है, इस वाले CH3 से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, या फिर कहे कि एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन द्वारा क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, कहाँ से, इस कार्बन पर ये जो तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी एक प्रोटॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये बन गया हमारा कार्ब एनायन, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये इस पे कार्बन है, इस पे ये एक H, 2H और ये तीसरा H लगा हुआ है, ये क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कार्बन को देके निकल जाता है प्रोटॉन यहाँ से, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन द्वारा भी रिएक्शन करवाई जा सकती है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और ग्रुप ले अगर हम एग्जाम्पल ले, तो ये फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाई है, ओके। अब क्या होता है, NaNH2 भी एक तरह का बेस है, ओके।
तो ये बेस क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी यहां से ये प्रोटॉन को रिलीज करवा देता है। तो यहां से प्रोटॉन रिलीज होगा, मतलब यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, राइट। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, और वो हाइड्रोजन जाके रिएक्ट किसके साथ किया, यहाँ पे इस NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद ये NH2 है, ये हाइड्रोजन आके और इस पे जुड़ गया, तो ये बन गया अमोनिया गैस। ठीक है, तो यहाँ से अमोनिया रिलीज हो गई, और पीछे क्या बचा था, Na+ बचा है, तो वो Na+ इसके साथ अट्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये बना आपका कार्ब एनायन का एग्जाम्पल रहा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, अब सेम जैसे हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था, मैं सिर्फ इसे स्टेबिलिटी ना कहूं, मैं इसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। सेम बिल्कुल कंसेप्ट वही है जो हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगेन मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी किसी भी ग्रुप की, और या फिर इंटरमीडिएट की। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा होता है, तो स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर CH3- की होती है, उसके बाद 1 डिग्री की होती है, उसके बाद 2 डिग्री की होती है, उसके बाद जो है वो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है। तो चलो देखते हैं 3 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल अपोजिट होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की, देन 2 की, देन 1 की, देन CH3- की। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे ये है, या फिर थोड़ा सा देख लो यहाँ पे देख लो क्या होता है। यहाँ पे देखो प्राइमरी की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्यों होती है, और टर्शरी की क्यों नहीं होती है, टर्शरी सबसे लीस्ट स्टेबल क्यों होता है। यहाँ देखेंगे हम, तो हमने कहा है कि ऑलरेडी हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट में कहा है कि ऑलरेडी इसका सॉरी ये कुछ गलत लिख दिया था, ये देख लो, ये कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी जो है कार्ब एनायन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके वैलेंस शेल में जो होते हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी वो स्टेबल है अभी तो, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब जाके क्या होगा कि हम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे CH3 का हमने पहले भी बताया कि CH3 का नेचर क्या होता है, +I नेचर होता है, +I इफेक्ट दर्शाते हैं CH3। हमने क्या किया टर्शरी में कि 3 ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इस कार्बन आयन के जो सेंट्रल कार्बन एटम है इसको इलेक्ट्रॉन दिए ही जा रहा है। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, और जरूरत से ज्यादा बढ़ने का सिंपल मतलब है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, टर्शरी कार्बन आयन जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल कार्बन एटम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कंपैरिजन में, टर्शरी के कंपैरिजन में जो है वो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ती है। टर्शरी बढ़ती तो है पर टर्शरी के कंपैरिजन में कम बढ़ती है यहाँ पर सेकेंडरी में, इसलिए ये टर्शरी से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। फर्स्ट प्राइमरी में भी बढ़ती तो है पर यहाँ पे भी क्या होता है, टर्शरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में कम बढ़ती है, इसलिए ये इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे तो कोई लगा हुआ ही नहीं है ग्रुप जो इसकी
स्टेबिलिटी को या फिर कह सके कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पे बढ़ा सके, इतना इफेक्टिव कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है प्लस आई वाला। तो यहाँ पर इस वजह से ये CH3 माइनस जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है और क्यों कम होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कि जिस कार्बन पर, यानी कोई कार्ब एनायन है, ठीक है, ये आपका कार्ब एनायन है, इन कार्ब एनायन पर क्या हो कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट इधर और इधर लगे हुए हैं, या इधर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उससे डिसाइड होगा कि हमारा कार्ब एनायन का नेचर कैसा है या उनकी स्टेबिलिटी किस तरह की है, कितनी है, और उनकी रिएक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं कार्बन आयन पर वो क्या इफेक्ट डालते हैं कार्बन आयन पर, राइट। तो देखते हैं अभी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये मान लो कि एक मेरा कार्बन आयन है, ठीक है, कार्बन आयन है, और इस पे एक ग्रुप लगा दिया है मैंने जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया इस पे। अब जैसे ही मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, अभी मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, जस्ट पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला आ गया है, तो इस कार्बन पर कमी तो है नहीं, ऑलरेडी ज्यादा है इस पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो कमी तो इसको है नहीं, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है, और वो इस कार्बन आयन को क्या करते हैं, अनस्टेबल कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे कार्बन पे, सेंट्रल कार्बन एटम पे कार्बन आयन के, तो वहां पे क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। और डोनेट कौन करते हैं, जो प्लस आई वाले होंगे ना, हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डोनेट कर रहे हैं उस वजह से नेगेटिव चार्ज सेंट्रल कार्बन एटम पे बढ़ जाएगा। ओके, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी इस केस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। ठीक है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है कि रिएक्टिविटी फिर क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी घट रही है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबल कम है तो उसे फटाफट स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो वो फटाफट से रिएक्ट करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा, इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ती है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन से ऐसे ग्रुप है जो प्लस आई या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं, तो वो ग्रुप कौन से हैं। तो ग्रुप देखते हैं कि CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, CH3, CH ग्रुप, ठीक है, CH3 to CH ग्रुप एक्सेट्रा। ये सारे ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अभी यहाँ पे कि दूसरे तरह के कार्बन आयन जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उस केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये सिंपल सा मान लो कि ये माइनस आई वाले ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे, इस सेंट्रल कार्बन एटम पे जो ये माइनस चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम कहेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इस केस में वो घटता है, सेंट्रल कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज घटता है, जिस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेगेटिव चार्ज घटने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो अब जब स्टेबल ही है और स्टेबिलिटी बढ़ ही रही है तो फिर वो इतना फटाफट रिएक्ट क्यों करेगा, तो उस केस में रिएक्टिविटी घटती है। और ऐसे कौन से ग्रुप है जो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, वो है क्लोराइड ग्रुप, NO2, CN,
CHO, COOH, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये था एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा जो स्टेबिलिटी होती है वो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रखा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसको देख लो। क्लोराइड है, एक कार्बन आयन है ये, ठीक है, क्लोराइड वाला, और ये CH3 माइनस कार्बन आयन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि CH3 का जो है वो सबसे ज्यादा होता है, पर उससे भी ज्यादा जो है ये जो ग्रुप है, इस CH2 कार्बन आयन पर जो क्लोराइड लगा हुआ है, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसको नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेगा, ये क्लोराइड यहाँ पे कम करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही इसकी स्टेबिलिटी CH3 के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर आपकी बुक में दे रखा था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक कार्बन आयन है, उसका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, मान लो कुछ कार्बन आयन्स है, उनके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप उन हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए किस तरह से उस कार्बन आयन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो वो है CH3 माइनस एक कार्बन आयन है, इसके बाद CH2 CH माइनस, उसके बाद CH माइनस। इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसका है हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका है sp2 और इसका है sp, ठीक है। अब ये इनके जो है वो क्या है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है, s और p ही है। ओवरऑल मान लो कि 100 होता है, ठीक है, जिसमें से 50% यहाँ पे क्या है, s कैरेक्टर है। तो मैं सिर्फ s कैरेक्टर की बात करूं, परसेंटेज s कैरेक्टर, तो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे है 50% s कैरेक्टर। यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे है 33% s कैरेक्टर, और यहाँ पे है 25% s कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो है वो शेल्स होती है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स होते हैं उनमें जो है अंदर उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। अब जो सबसे अंदर वाला होता है वो कौन सा होता है, S होता है। न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला S होता है, उसके बाहर जो है P होता है, इसके बाहर जो है D होता है, ठीक है, उसके बाहर F होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके जस्ट पास में S है। तो न्यूक्लियस के पास जस्ट S है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस है प्लस, और S ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस लिए हुए है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इस S वाले को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं होने देगा, आसानी से यहां से निकलने नहीं देगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का यहां से निकल पाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, S कैरेक्टर जो sp, इस वाले एसिटिलीन वाले कार्बन आयन में जो sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ये आसानी से आगे रिएक्ट नहीं कर सकता, ये आसानी से आगे नहीं जा सकता, ठीक है। किसी के साथ किसी प्लस वाले के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता, मान लो हाइड्रोजन के साथ ही करना, तो रिएक्ट नहीं कर सकता आसानी से, क्योंकि इस कंपाउंड, इस कार्बन के न्यूक्लियस ने इसे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है, क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या, एक और दूसरी लैंग्वेज में अगर इसे कहे तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को, ये माइनस चार्ज है, इसको आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एसिटिलीन वाला कार्बन आयन है वो
क्षारीयता कम दर्शाता है। अब आप कहेंगे क्षारीयता कहाँ से आया यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा, अम्ल बेस कभी पढ़ा होगा, आपने एसिड बेस पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो तो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो तो होते हैं हमारे बेस या फिर क्षार, ठीक है, क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं वो होते हैं हमारे एसिड या अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, माइनस चार्ज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब ये अगर देगा तो क्षार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये आसानी से नहीं दे पाएगा, तो इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा कम होती है। इसकी क्षारीयता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये क्या होता है, इसकी क्षारीयता इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर कम है इसलिए इसकी क्षारीयता ज्यादा है। इसके बाद इसका एस कैरेक्टर बहुत कम है, 25% ही है, इसलिए इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा है। तो ये क्या दर्शाता है यहाँ पे, एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता या फिर बेसिसिटी वैसे वैसे घटती है। या फिर दूसरे रूप में कहे इसे तो हम कहेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिसिटी घटेगी, जैसे यहाँ घट रही है, यहाँ इसके कंपैरिजन में ज्यादा है बेसिसिटी, क्योंकि एस कैरेक्टर कम है, यहाँ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम है, तो बेसिसिटी इस CH3 माइनस की सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कार्ब एनायन की बेसिसिटी को, ठीक है। ऑब्वियस बात है, बेसिसिटी ज्यादा होगी तो रिएक्ट भी अच्छा करेगा, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप एस कैरेक्टर को यूज करते हुए हाइब्रिडाइजेशन से एस कैरेक्टर पता किया, एस कैरेक्टर से हमने बेसिसिटी का ऑर्डर पता किया कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्बन आयन के केस में रेजोनेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेजोनेंस बेसिकली जो है वो कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ा देती है। आपने पढ़ा होगा हमेशा से ही कि अनुनाद क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जितनी ज्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ज्यादा जो है उनकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये एक मेरा कार्ब एनायन है। अब इस कार्ब एनायन में क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये बना दिया हमने एक इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा लिया है मैंने ये वाला, एग्जाम्पल देते हैं बेसिक वाला, ठीक है, CH2 माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी रेजोनेंस वाला केस होगा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका माइनस डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वापस इधर गया, फिर वापस इधर आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बन रही है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बहुत ज्यादा बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकेंड है, उनमें जो सेकेंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट से तो ज्यादा होगी। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करता है, समझ में आया। रेजोनेंस क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो कितनी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है, 1 2 3 4, ओके। और ये तो इसके आइडेंटिकल ही है, ठीक है। तो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे कि सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ओके, बेसिसिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी, इसको वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है सब कुछ, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा प्राइमरी, ओके। कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे जैसे CH2
CH2 माइनस भी हो सकता है, सिर्फ CH3 माइनस भी हो सकता है, या फिर CH3 CH2 माइनस भी हो सकता है। तो ये R जो है इन सबको एक्सप्लेन कर रहा है, पर यहाँ पे इनका क्या है, सबका sp3 है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका एस कैरेक्टर सबसे कम होता है। फिर जो है ये वाला है, सेकेंड वाला जो है वो है ये बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है, तो मतलब ये sp2 है, और फिर इसके कंपैरिजन में इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इसकी बेसिसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहाँ होता है तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, हमने एक्सप्लेन कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्ब एनायन। ओके, कार्ब एनायन की रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। तो पहली रिएक्शन है यहाँ पे एडिशन ऑफ कार्ब एनायन विद एन इलेक्ट्रोफाइल, बेसिकली H+। तो क्या होता है, कार्ब एनायन का एडिशन करवाना है हमें किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, और बेसिकली वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, वो हाइड्रोजन दिखेगा आपको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो मान लो ये एक ग्रुप था हमारे पास, ठीक है। अब पहले यहाँ पे तो कोई कार्ब एनायन है ही नहीं, तो पहले तो हमें कार्ब एनायन बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम इसमें कार्ब एनायन इंटरमीडिएट आएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, हम इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही शिफ्ट होंगे यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कैसे होती है। ओके, तो ये बन गया हमारा कार्ब एनायन। अब क्या करना है, ये कार्ब एनायन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा जो बेसिकली ज्यादातर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो बस इसका रिएक्शन करवाना है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये H+ के साथ इस कार्ब एनायन की रिएक्शन करवा दी, तो ये इसके साथ जुड़ के क्या बना दिया, इसने एक एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे वो है कि एडिशन ऑन अदर कार्बोनिल कंपाउंड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कार्बन आयन की दूसरी रिएक्शन में कि कार्बन आयन जो है वो एडिशन करता है किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे। कार्ब एनायन किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन करता है, कैसे, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है, मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, ये लिया एल्डिहाइड, राइट। अब क्या होता है, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप पे आके किसी कार्ब एनायन ने अटैक करना है, तो ये है CH2CHO, ये भी अगेन क्या है, ये भी अगेन हमारा जो है वो एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करा के बना हुआ कार्बन आयन है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, अब हमने कहा है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है कार्बन आयन, तो ये हमारा एक कार्बन आयन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जहां न्यूक्लियस हो। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे भाई साहब आ जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज। इसको मिल चुका है प्लस चार्ज, तो ये जाके सीधा अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, यानी कि ये पूरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया इसने, मतलब इसका ये था, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक हुआ है, ये बन गया CH3, ये हो गया माइनस चार्ज यहाँ पे क्या आया, इसने अटैक किया तो ये जुड़ गया यहाँ से, और ये बना गया प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है, फिर H2 हमें पता है किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH- की फॉर्म में रहता है, तो यहां से ये H+ आके इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो इस तरह से बनेगा, CH2CHOOH। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो इस तरह की जो कंपाउंड मिलते हैं उसे हम कहते हैं एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, मतलब कि वो कंपाउंड हमारा एल्डोल है। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है कार्ब एनायंस द्वारा दी जाती है, जिसमें कार्ब एनायन एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, पर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यूज होगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और एल्डोल का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ब एनायन। थैंक यू।